मॉर्निंग क्लास। बेटा हम अब रघुवीर सहाय का स्टार्ट कर रहे हैं। ये कविता है रघुवीर सहाय की। पार्ट 4 हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने सिल्वर वेडिंग कंप्लीट कर लिया था और वो हमने वितान से लिया था। अब हम आज आरोह से ले रहे हैं इसको। तो ये रघुवीर सहाय का लिखा रघुवीर सहाय की काव्य रचना है। ये एक कविता है और इसमें मतलब जैसे इन्होंने जो भी बताया है, इनकी जो लिखने का स्टाइल था, मतलब जो तरीका था, उसके अनुसार इन्होंने ये काव्य रचना की है जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम रघुवीर सहाय का कवि परिचय आप देख लो। जन्म उनका 1929 में लखनऊ में हुआ। उसके बाद उनकी मृत्यु दी हुई 1990 दिल्ली में। उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इनको सम्मान मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैंने ये भी बोला है आपको, जब भी कवि या लेखक के बारे में आप पढ़ो तो उनकी उपलब्धियां, उनके पुरस्कार, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, वो सब आप नोट्स भी यदि आप बना रहे हो नोट्स में लिखो और लर्न करना है ये आपको, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव वगैरह रहेंगे वो इनसे भी आते हैं। तो ये आपको तैयारी रखनी है। उनके जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनका उपलब्धियां, उनका सम्मान, ये सब आपको रखना है। यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने हिंदी के चैप्टर पढ़े हैं, तो जिन लेखक के बारे में या जिन कवि के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उनका जो लिखने का तरीका रहता है या उनकी जो सोच रहती है, उनको कुछ टैग लाइन में या कुछ उनके जो वाक्य हैं, जो एक ऐसा वाक्य होता है कोई, उसमें वो दिया रहता है हर चैप्टर में। आप देखना, अभी हमने पहले भी जो काव्य वगैरह संग्रह से लिए थे उसमें भी दिया हुआ था, कबीर के उसमें भी दिया था। अभी यहाँ पे आप पढ़ो क्या लिखा है। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक काया टूटेगा। उन्होंने बोला कि कुछ तो होगा मेरे बोलने से। उनका ये मानना है कि बोलना ज़रूरी है। यदि आप गलत को देख के भी नहीं बोलते हो, उसका मतलब उसको सही करने की कोशिश नहीं करते हो या उसको सहन कर लेते हो, तो वो गलत है। उनका मानना है कि कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। बोलने से कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा। न टूटे तिलस्म सत्ता का। जो भी सत्ता में चली आ रही है, जिस प्रकार की भी सत्ता चल रही है अभी तक, चाहे वो नहीं परिवर्तित हो, लेकिन कम से कम मेरे अंदर का जो कायर इंसान है, जो डरपोक इंसान है मेरे अंदर का, वो तो मरेगा। मेरे अंदर हिम्मत तो आएगी। यदि मैं विरोध करूँगा गलत चीज़ों का, गलत बातों का, तो कुछ नहीं बदलाव होने से कम मेरे अंदर तो ये बदलाव आएगा कि मुझ में निडरता आएगी। थोड़ा जो कायर व्यक्ति है मेरे अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे अंदर थोड़ा विश्वास, थोड़ी शक्ति पैदा होगी। ऐसा रघुवीर सहाय जी का मानना था। तो इस कविता में जब शुरू करेंगे उसके पहले उन्होंने ये पंक्ति लिखी। हर कविता, हर लेख के पहले जो उनका कवि परिचय, लेखक परिचय, उसमें आप देखना उनके जो लेखक और कवि हैं उनसे संबंधित कुछ ना कुछ आपको वाक्य या कुछ बातें जानने को मिलेंगी। यहाँ पे रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कवियों के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। उनका जो लिखने का तरीका था, उनका जो लेखन का जो प्रकार था, वो सिंपल भाषा में लिखा है। अभी भी आप ये जो कविता पढ़ोगे, इस कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इससे ही आपको हेडिंग से ही समझ में आ जा रहा है ना कि किसी अपाहिज के बारे में होगा। कैमरे में बंद है तो इट मीन्स उसकी फ़ोटो होगी। कविता आप पढ़ के एक बार में समझ जाओगे। इतना उनका लेखन इजी रहता था। जो भाषा का प्रयोग है आप उनको देखोगे, और जो उनका लिखने का तरीका था वो उनके आसपास के अनुभव के आधार पर वो लिखते थे। जो देखते थे, जो समझ में आता था उनको, जो बाज़ार है, मार्केट है, सॉरी बाज़ार मार्केट एक ही चीज़ है, वहाँ मार्केट है और घर है, आसपास के लोग हैं, उनका आसपास का वातावरण है, या ऑफिस है या स्कूल है या किसी शॉप के अंदर है, उनको कुछ अनुभव आए हैं, तो वो तुरंत उस चीज़ को मुद्दा बना के और उसके ऊपर अपना रचनाएं लिख देते थे। ये उनका लिखने का तरीका था। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छद्म में इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। मतलब जब
वो लिखते हैं तो लिखने के बाद वो रचना को आपको पढ़ के आप कम से कम, यदि आप नहीं उठ के कुछ विरोध करते हैं या सुधारने नहीं निकल पाते, पर कम से कम आप अपनी आत्मा का अवलोकन करने के लिए तैयार हो जाते। कहीं न कहीं उनकी कवि रचनाएं आपके मन को छूती हैं। जाति या व्यक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए उनके दोनों पाँव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। अब वो ये तो नहीं कर रहे हैं कि अपने पर्सनल दुखड़े को लेके काव्य रचना कर रहे हैं, या फिर अपने किसी घर के बारे में, क्या बोला है उन्होंने, जाति, हाँ, अपने समाज या जाति के बारे में ऐसी कोई रचनाएं नहीं करते हैं वो, पर जो समाज में व्याप्त है या आसपास उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो सामाजिक स्तर पर परिवर्तन चाहता है, ऐसी चीज़ें वो उनकी रचनाओं में ज़रूर रखते थे। इसीलिए अभी आप जो रचना पढ़ोगे, अभी जो आप कविता पढ़ोगे, इसमें कितने साल पहले उन्होंने लिखी है, लेकिन आप जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, ये आप देख रहे हो अभी वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में आप इस चीज़ों को जानते हो, समझते हो और आपने भी अनुभव किया है। इतने साल पहले लिखा उन्होंने, पर क्योंकि वो समय के साथ चल रहे थे। हमारे ज़माने में ऐसा होता था, इस टाइप की बातें उनकी नहीं थी। इसका उस समय जो उन्होंने अनुभव किया, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, वो सोच के उन्होंने लिखा है। इसलिए आज भी जो रचना अभी आप पढ़ोगे, कविता अभी आप पढ़ोगे, वो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो सच है और इतने साल पहले उन्होंने लिखा। तो हम रचना पढ़ेंगे, या रचना पढ़ें या कल मैं आपको समझाऊं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साहे की कविताओं में मिलती है, प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं उनका एक काव्य संग्रह है। उसमें से हम ये कविता अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं, कैमरे में बंद अपाहिज। ये कविता एक उनके काव्य संग्रह से ली हुई कविता है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज का मतलब होता है विकलांग व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड है ना। आप लोगों को हैंडीकैप्ड वर्ड जल्दी समझ में आएगा। अपंग, अपाहिज, विकलांग, ये शब्द हैं हिंदी के किसी हैंडीकैप्ड व्यक्ति के लिए। शारीरिक अपंगता, उसको अपाहिज बोलते हैं। और अपंगता, विकलांगता हर प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की। शारीरिक अपंगता को अपाहिज बोलते हैं और शारीरिक विकलांगता को अपाहिज या हैंडीकैप बोलते हैं। तो यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं जो शारीरिक रूप से अपंग है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से साथ साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। आप जब कविता पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आपके सामने ही सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे कवि ये बताना चाहते हैं कि जो इसके पहले भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था बाज़ार दर्शन, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे मार्केट को बढ़ाया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाता है, क्यों ज़रूरी है बाज़ार दर्शन, क्यों ज़रूरी है उपभोक्ता संस्कृति को बदलना, या क्यों उपभोक्ता संस्कृति हमारे पूरे मार्केट में फैली हुई। तो उसका यही एक हिस्सा ये भी है, मीडिया, सोशल मीडिया, दूरदर्शन, ये सब चीज़ें बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी उपयोग की जाती हैं। तो हर प्रकार का ऐसा काम जो मानवीय संबंधों से जुड़ा हुआ हो, सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ, सामाजिक बातों से, राजनीतिक, सामाजिक, हर प्रकार का, हर फील्ड का, हर क्षेत्र का ऐसा काम, आज कोई भी ऐसा काम नहीं रह गया है जिससे आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, जिसको आप प्रोफेशन के रूप में नहीं अपना सकते हो। तो जो ये पत्रकारिता का क्षेत्र होता है या मीडिया होता है, मास कम्युनिकेशन होता है, ये हमारे जीवन में एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो आपको घर बैठे ही आपको पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करते हैं, है ना। दूरदर्शन है, टेलीविज़न है,
या आपका अब तो मोबाइल है, ये आपको घर बैठे बैठे ही कनेक्ट करते हैं पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया का नॉलेज आपको घर बैठे बैठे ही मिल जाता है। लेकिन नॉलेज तो मिलता है, लेकिन वो कितना सही है, कितना गलत है, सच्चाई क्या है, ये हमको कभी भी नहीं पता चलती। क्योंकि जो जानकारी हमको मिल रही है, जो न्यूज़ हमको मिल रही है, जो बातें हम जानते हैं, वो कितनी सच्ची हैं, कितनी गलत हैं, ये हम बिना पता लगाए उसको आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो ये चीज़ चली आ रही है ना, ये चीज़ चलती आ रही है, इसका एक बिज़नेस बन गया है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे बताया है कि आज एक अपाहिज व्यक्ति को भी बिज़नेस का ज़रिया आप बना सकते हो। उसका जो दुख दर्द है, उसका जो तकलीफ़ है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे बिज़नेस कर सकते हो। आप उसकी भावनाओं, उसके दर्द, उसकी तकलीफ़, उसका जो समय है, सबका आप उपयोग करके एक अच्छी स्टोरी तैयार कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सा फ़ायदा हो सकता है। आपका एक प्रोफेशन है जिसमें आप इस, जैसे दूरदर्शन पे उन्होंने बोला कि कैमरे में उसको बुलाया जाएगा। ऐसे तो आप बहुत देख रहे हो आजकल, बहुत सारे ऐसे टीवी शोज़ वगैरह भी आप देखते होगे, या आप सोशल मीडिया पे रहते हैं तो आप वहाँ पे भी देखते होगे कि कितना ज़्यादा इस प्रकार के बातें, या जैसे आप देखते होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति लिया जाता है कि जो बहुत गरीब है, या शारीरिक रूप से विकलांग है, अपंग है, अपाहिज है, तो फिर उसकी स्टोरी जानबूझ के डाली जाती है जिससे आपको सहानुभूति हो। आप डेली उस प्रोग्राम को देखो, आप ये जानो कि आज इसने क्या परफॉर्म किया, अब ये कैसे परफॉर्म करेगा आगे, अब इसकी स्टोरी क्या है, इसके घर में कौन कौन है। तो ये पूरा कंटेंट तैयार किया जाता है ताकि वो शो आगे बढ़े, उसके हर बहुत सारे एपिसोड्स आगे बढ़े, टीआरपी बढ़े। तो उससे क्या होगा, चैनल को भी फ़ायदा होगा, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये एक टाइप का बिज़नेस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ कवि ने ये कविता लिखी है कि आप एक अपाहिज को कैमरे में कैद करके भी उससे आप अपना प्रोफेशन आगे बढ़ा सकते हो। आप प्रोफेशनली उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, किसी की भावना, किसी की दुख तकलीफ़ को। तो ये कविता हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने उनका जीवन परिचय पढ़ लिया, कवि का, लेखक